नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानवाधिकार दिवस समारोह में कहा, भारत न केवल मानवाधिकारों की रक्षा करता है बल्कि उनका सम्मान भी करता है। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा फिर शुरू। गृह मंत्री अमित शाह चर्चा का जवाब देंगे। दीपावली यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल। देश ने इसे वैश्विक मान्यता का स्वागत किया। अमेरिका स्थित अमेज़न ने 2030 तक भारत में $35 अरब के निवेश की घोषणा की। भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर बेल्जियम के शीर्ष अदालत ने भारत के भगोड़े मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर अपील खारिज की। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र बनने के लिए प्रतिबद्ध है जहां मानवाधिकारों की न केवल रक्षा की जाती है बल्कि उनका सम्मान भी किया जाता है। नई दिल्ली में मानवाधिकार दिवस 2025 और दैनिक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि गरिमा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और किसी को भी उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। Human rights are contained in the vision of our Constitution. Highlighting our constitutional objectives, we must make our political democracy a social democracy as well. Human rights promote social democracy. Human rights encompass the right to live without fear, to learn without barriers, to work without exploitation, and to age with dignity. राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने मानवाधिकारों के वैश्विक ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने उल्लेख किया कि संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों में से एक हंसा मेहता ने सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र के मसौदे को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। इससे पहले समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि आने वाले समय में भारत की आकांक्षा एक ऐसा राष्ट्र बनने की है जहां सक्षम संस्थानों और करुणामय शासन के माध्यम से प्रत्येक नागरिक गरिमापूर्ण जीवन जी सके। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि 2014 के बाद से सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि समाज के अंतिम छोर तक लाभ पहुंचे। वर्ष 1948 में आज ही के दिन मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा स्वीकृत की गई थी। इस वर्ष मानवाधिकार दिवस की विषय वस्तु है सबके लिए आवश्यक जनसेवाओं की गरिमापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करना। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा फिर शुरू हो गई है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग पक्षपातपूर्ण होता जा रहा है। उन्होंने बिहार में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का मुद्दा भी उठाया। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष जब भी हारता है वो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस की इतनी रैलियां करने और एसआईआर की आलोचना करने के बावजूद विधानसभा चुनावों में उसे केवल कुछ सीटें ही मिल पाईं। तृणमूल कांग्रेस की शताब्दी रॉय ने आरोप लगाया कि एसआईआर का संचालन लोगों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है और ये राजनीतिक रूप से प्रेरित है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कल इस चर्चा की शुरुआत की थी। गृह मंत्री अमित शाह आज चर्चा का जवाब देंगे। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में निर्वाचन आयोग सहित सभी संवैधानिक संस्थाएं अधिक पारदर्शी हो रही हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन के विपरीत पहली बार इन संवैधानिक संस्थाओं में पारदर्शिता बरती जा रही है। जिस प्रकार की व्यवस्था बननी चाहिए पारदर्शी, उसी प्रकार से बनाई जाती है। उनके समय के हिसाब से नहीं है कि जैसे मर्जी किसी भी संस्था को बनाया उसको तोड़ मरोड़ करते रहे। यहाँ सब चीजें संवैधानिक व्यवस्था है, पारदर्शिता है, सब इतना ओपन सिस्टम है। ये पहली बार हो रहा है कि हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से लोगों को बताया जाता है, उनकी जानकारी में होता है। उस नाते से सब संस्थाएं बनाई जाती हैं। किसी संस्था का कोई दुरुपयोग करने का तो विषय ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कांग्रेस नेता निर्वाचन आयोग के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं।
जब हारते हैं ईवीएम, जब हारते हैं इलेक्शन कमीशन, तो जब आप जीतते हैं सब कुछ ठीक रहता है। एक मेंटेलिटी बन गए अपने आत्मविमर्श करने बजाय वो तो बात करते हैं सिस्टम, क्योंकि ही वांट्स टू टेल हिज पार्टी कलीग्स और पार्टी फॉलोवर दैट मेरा कुछ गलती नहीं, सिस्टम का गलती है। जब जीतते हैं ना वो राहुल गांधी जिताते हैं, लेकिन जब हारते हैं सिस्टम हराते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक और आध्यात्मिक त्योहारों में से एक दीपावली को आज संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। इसकी घोषणा करते हुए संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए एक भावुक क्षण है। उन्होंने कहा कि दीपावली केवल मनाई ही नहीं जाती, बल्कि इसे पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है। We must ensure Deepavali remain is living heritage. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दीपावली एक जीवंत विरासत बनी रहे, न कि समय के साथ लुप्त होती स्मृति। हमारे बच्चों को यह जानना चाहिए कि हम दीपक क्यों जलाते हैं, न कि केवल कैसे जलाते हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि दीपावली राम राज्य का त्योहार है, यही सुशासन है। अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में दीपावली हमें याद दिलाती है कि दीपक भले ही एक हो, लेकिन उसका प्रकाश हम सभी के लिए है। The lamp may be one, but its light. श्री शेखावत ने प्रवासी भारतीयों की भूमिका को भी स्वीकार किया, जिनके दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, खाड़ी देशों, यूरोप और कैरेबियाई देशों में मनाए जाने वाले उत्सवों ने दीपावली के संदेश को विभिन्न महाद्वीपों तक पहुंचाया और सांस्कृतिक सेतुओं को मजबूत किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के निर्णय का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि वैश्विक मान्यता देश के प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने से भारत और विश्व भर के लोग रोमांचित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दीपावली भारत की संस्कृति और मूल्यों से गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने इस त्योहार को देश की सभ्यता की आत्मा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों से आपका पैसा आपका अधिकार अभियान में भाग लेने का आह्वान किया। लिंक्डइन पर एक पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नागरिकों के लिए एक भूली हुई वित्तीय संपत्ति को एक नए अवसर में बदलने का मौका है। सरकार ने कहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 160 रेलवे स्टेशनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत विकास के लिए 1300 से अधिक स्टेशनों की पहचान की गई है। स्टेशंस को नव निर्माण करने के लिए एक अमृत भारत स्टेशन योजना आरंभ की है और ये आज के समय में पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन का रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है। 1300 से ज्यादा स्टेशनों का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। 160 स्टेशन का काम कंप्लीट हो गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य यात्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए किया जा रहा है। एक्सेस टू स्टेशन पे बहुत ध्यान दिया गया है। पार्किंग एरियाज को कैसे डेवलप करें उसका ध्यान दिया गया है। एक बहुत अच्छी जिसका बेनिफिट मिला, पैसेंजर्स के लिए एक बड़ा होल्डिंग एरिया स्टेशन के बाहर बनाया गया। उसकी शुरुआत न्यू दिल्ली स्टेशन से की गई थी। उसके बाद में करीब 50-60 स्टेशन पे होल्डिंग एरिया बनाया गया, जिससे कि पैसेंजर्स आए, भीड़ भाड़ न रहे और बहुत आराम से अंदर जा सके। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश की अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण पहल शुरू की है। राज्यसभा में एक उत्तर में श्री मोहोल ने कहा कि इस प्रायोगिक परियोजना के तहत 11 राज्यों में 11 गोदामों का निर्माण किया गया है। जयपुर में आयोजित प्रवासी राजस्थानी दिवस में भारत और विदेश से आए प्रवासी राजस्थानी भाग ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने देश और विश्व में अपनी पहचान बनाई है, फिर भी वे हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे हैं।
हमारा मकसद है कि आप दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन आपको अपने प्रदेश में दूरी महसूस ना हो, यहाँ आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, आपका हर काम आसानी से हो। हमने आपसे किए हुए वादे के अनुरूप प्रवासी राजस्थानी नीति भी तैयार की है, जिसे आज हम लॉन्च किया जा रहा है। इस नीति से मेरे प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों को सम्मान, पहचान, आसान निवेश सुविधा, सहयोग और अपनी मातृभूमि के विकास में के भाग लेने का ठोस रोड मैप भी मिलेगा। आपका अनुभव, आपकी समझ, आपका नेटवर्क राज्य के लिए बहुत मूल्यवान है। इस अवसर पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राजस्थान का डी फैक्टर इसे विशिष्ट बनाता है। राज्य में जनसांख्यिकीय लाभांश, विविधता, विश्वसनीयता और निष्ठा है। सबसे बड़ी बात राजस्थान और राजस्थान के लोगों की अगर कुछ है तो डिपेंडेबिलिटी। आप विश्वास कर सकते हैं राजस्थानी पर। ये डिपेंडेबिलिटी एक ऐसी विशेषता है जो डिवोशन से आती है। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की पारंपरिक सोच और राजस्थान की आधुनिकता, ये इस प्रदेश को डिवोशनल भी बनाती है, डाइवर्स भी बनाती है और इसी के कारण प्रदेश तेजी से डेवलप हो रहा है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं का औपचारिक शुभारंभ किया गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 11 नक्सलियों ने आज पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला के सामने समर्पण कर दिया। इन सभी पर कुल 82 लाख रुपए का इनाम था। गढ़चिरौली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त प्रयासों से वर्ष 2015 से अब तक 112 नक्सलियों ने समर्पण किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेज़न ने वर्ष 2030 तक भारत में $35 अरब के निवेश की घोषणा की है। अमेज़न के उभरते बाजारों के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में आयोजित अमेज़न संभव शिखर सम्मेलन के 6ठे संस्करण में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये निवेश विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ अमेज़न के विकास के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि इससे 10 लाख रोजगार सृजित होंगे। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत के नेतृत्व को देखते हुए बुनियादी ढांचे, कौशल और संप्रभु क्षमता निर्माण के लिए $17 अरब से अधिक के निवेश की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एशिया में माइक्रोसॉफ्ट के अब तक के सबसे बड़े निवेश का स्वागत किया है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की नेतृत्व क्षमता को लेकर आशा व्यक्त की है। भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर बेल्जियम की शीर्ष अदालत ने एंटवर्प में भारत के भगोड़े मेहुल चोकसी की अपील खारिज कर दी है। चोकसी ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अपील दायर की थी। अदालत ने कल ब्रसल्स में चोकसी की याचिका पर सुनवाई की और भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। अधिकारियों ने बताया कि बेल्जियम के शीर्ष न्यायालय ने एंटवर्प की अपीलीय अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें 17 अक्टूबर को मेहुल चोकसी की दलील को खारिज कर दिया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य तथा कल्याण पर 1 माह चलने वाला दिल्ली मेट्रो अभियान शुरू किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य मेट्रो और चुनिंदा स्टेशनों पर संदेश प्रदर्शित करके लाखों यात्रियों तक पहुंचना है। नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव आज शाम किसामा में नागा हेरिटेज विलेज के यूनिटी प्लाजा में भव्य रूप से संपन्न हो जाएगा। ये महोत्सव 1 दिसंबर से शुरू हुआ है। भारत ने स्क्वॉश विश्व कप में शानदार शुरुआत करते हुए पूल बी के अपने पहले मैच में पहली बार प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही स्विट्जरलैंड को 4-0 से हरा दिया। भारत के राष्ट्रीय चैंपियन और पुरुष स्क्वॉश रैंकिंग में 45वें वरीयता के खिलाड़ी वेलावन सेंथिल कुमार ने स्विट्जरलैंड के रॉबिन गाडोला को 3-0 से पराजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानवाधिकार दिवस समारोह में कहा, भारत न केवल मानवाधिकारों की रक्षा करता है बल्कि उनका सम्मान भी करता है। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा फिर शुरू, गृहमंत्री अमित शाह चर्चा का जवाब देंगे। दीपावली यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल, देश ने इस वैश्विक मान्यता का स्वागत किया। अमेरिका स्थित अमेज़न ने 2030 तक भारत में $35 अरब के निवेश की घोषणा की
और चेन्नई में स्क्वॉश विश्व कप में भारत ने पूल बी के अपने पहले मैच में स्विट्जरलैंड को 4-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।